हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, सामने तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है। और ये आज का जो क्लास है, जो 2016 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी टीजीटी में, ध्यान दीजिएगा। केवल किस चीज का है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली टीजीटी का, क्योंकि टीजीटी का ही सीरीज चल रहा है। पहले 2011, फिर 2013, फिर 2016। यूपी टीजीटी 2025 के लिए पीवाईक्यू का जो सीरीज था, 16 के बाद से एक और बचा हुआ है 2021 का, ठीक है ना। क्योंकि 11 से लेकर 21 तक 4 ही बार अब तक एग्जाम हुए, तो आज 16 में एक खासियत यह है, ध्यान दीजिएगा, कि यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का लेवल बदल गया। क्यों? पहले जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वैसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या हो गई कम और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। जैसे कि आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कम लाइक का तो बटन दबा दीजिए, ठीक ना। वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा इस साइड में हो जाए ताकि आपको दिखे। यूपी टीजीटी 2016 कॉमर्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है इसमें कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इस नियम का प्रतिपादक कौन थे? यह जो क्वेश्चन आपका 2013 का टीजीटी था, उसमें भी पूछा गया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये किनका नियम है? तो भाई ये थॉमस ग्रेसम का नियम है। ये 13 में आपको बताए थे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो आसानी से सही हो गया। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताया था कि थॉमस ग्रेसम कौन थे। ये ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उनके ये आर्थिक सलाहकार थे। और उन्होंने टकसाल में सिक्के जब ढाली महारानी, और देश में चलन में उनको दिखाई नहीं दिया कि भाई ये पैसा इतना सिक्का ढाले हैं, आखिर गया कहाँ, तो अपने अर्थशास्त्री को भेजी इसका पता लगाने के लिए। तो उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया, मतलब एक कथन, मैंने कहा कि जो पुरानी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसके बारे में 2013 में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, मतलब कोई भी वस्तु है उसकी एक अतिरिक्त इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, मतलब उसका यूज कर रहे हैं, से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है। मतलब एक वस्तु की एक एडिशनल यूनिट को जब हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो कौन सी उपयोगिता कहलाती है? कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, अतिरिक्त उपयोगिता एडिशनल यूटिलिटी, और उत्पन्न उपयोगिता। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तब मार्जिनल यूटिलिटी है। सीमांत उपयोगिता ही एक ऐसी उपयोगिता है जिसमें एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे एक अलग ही उस उपयोगिता प्राप्त। 2 इकाई का यूज करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, 3 इकाई के करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी। तीसरा क्वेश्चन हमारा ऑडिटिंग का स्टार्ट है कि प्रमाणन का संबंध होता है। प्रमाणन से भी रिलेटेड 2013-11 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस थोड़ा सा ये देखिएगा कि उसके क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन थे और डायरेक्ट क्वेश्चन थे, यहाँ थोड़े उससे बड़े क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाले। प्रमाणन का संबंध, उसमें पूछा गया था प्रमाणन क्या है। तो यहां देखिएगा प्रमाणन में क्या लिखा है, लेन देनों की अधिकारिता या प्रमाणिकता से है। मतलब जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं आधिकारिक तौर से वो है या नहीं है, प्रमाणित है या नहीं है। प्रलेखित साक्ष्यों की वैधता से है, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वैधता से है। पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों या खतौनियों की शुद्धता से है, और उपयुक्त सभी से। इन चारों में कौन सा सही आपको दिख रहा है?
वाउचिंग का मतलब क्या है? लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रमाणित करना, ये सही है। प्रलेखी साक्ष्यों की वैधता, क्योंकि जो हम अपने बहियों में लिखे हैं कैसे पता चलेगा कि वो सही है? वाउचिंग के द्वारा ही, अर्थात बिल वाउचर पर यदि जो लिखा रहेगा वही हमारे रजिस्टर पे भी लिखा रहेगा। पुस्तकों में अब लिखित प्रविष्टियां एवं खतौनियों की शुद्धता, भाई उसमें जब सही हम एंट्री करेंगे तो हमारी जो खतौनी होगी उसमें शुद्धता होगी, अशुद्धता होगी तो सही होगी, तो सही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है अगला 4 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चनों का लेके चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है? पूछ रहा है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन की कौन सी मेथड नहीं है, नहीं का ऑप्शन दे रहा है। प्राइमरी डाटा का मतलब समझ रहे, जो पहली बार एकत्र किए जाते हैं, मौलिक रूप से होते हैं। कह रहा है इसमें मेथड आपको बताना है कि प्राइमरी डाटा के कलेक्शन की विधि नहीं है। बताइए। डायरेक्ट इंटरव्यू ये होता है, परोक्ष साक्षात्कार माने इनडायरेक्ट वाला भी होता है, राष्ट्रीय प्रकाशन ये हमारा ध्यान दीजिएगा द्वितीयक आंकड़े है, अब प्रश्नावली ये प्राइमरी डाटा है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई भी प्रकाशन यदि होगा वो द्वितीयक आंकड़े होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि त्रुटि है? लिपि मतलब क्लरिकल त्रुटि। क्लरिकल त्रुटि, त्रुटि किसको कहते हैं? चूक की त्रुटि माने कहीं मिस्टेक हो गया, जानबूझकर नहीं अनजाने में, एक क्लरिकल त्रुटि। आगे कह रहा है कारण त्रुटि, यह है सिद्धांत की त्रुटि, क्षतिपूरक त्रुटि। इन चारों में से कौन सी ऐसी अशुद्धि है जो लिपि की त्रुटि? बताइए। लिपि की त्रुटि यहां पे लिखा नहीं है, पूरी नहीं है। क्लरिकल मिस्टेक कौन सा नहीं है? देखिए, चूक की त्रुटि जो होती है ये भी मान सकते हैं कि कहीं मिस हो गया तो गलती हो सकती है। कारण त्रुटि ये भी हो सकता है, क्षतिपूरक त्रुटि। अब यहां पे सिद्धांत की जो त्रुटि है एक थोड़ा सा सबसे डिफरेंट है। सबसे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये इसलिए है कि ये दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों की जानकारी न होने के कारण जो त्रुटि होती है उसे हम सैद्धांतिक त्रुटि कहते हैं। ये क्लरिकल त्रुटि में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत के नियमों की जानकारी नहीं हुई। तो क्या होगा ऑप्शन इस पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? पूंजी का वह हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है उसे कौन सी पूंजी कहा जाता है? पूंजी के प्रकार, जो पूंजी अंश पूंजी के जो प्रकार है उसमें अंतिम जो कड़ी होती है उसको आरक्षित पूंजी कहते हैं। और वो आरक्षित पूंजी का मतलब ये होता है कि पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय केवल मांगा जाता है उसे आरक्षित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन सही है। याचित पूंजी तो होगा नहीं, निर्गमित होगा नहीं, अधिकृत होगा नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैटिन शब्द में अडियर का क्या अर्थ है? जैसे ऑडिट शब्द जो है लैटिन भाषा के अडिरे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सुनना। ये ध्यान दीजिएगा, अर्थ होता है क्या? सुनना। अंकेक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? देखिएगा निगेटिव वाले क्वेश्चंस पूछे गए। ऑडिटिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना। सोच के बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑडिटिंग का उद्देश्य कौन सा नहीं है? मूल प्रविष्टियों का लेखा करना, ये 2013 में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे लेकिन इतना बड़ा नहीं था। मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन माने रिकॉर्ड करने का काम तो अकाउंटेंट का होता है, ठीक ना? ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये गलत है।
आगे बढ़ते हैं, इधर ही रहने दे रहे हैं, नहीं तो पूरा आएगा नहीं। देखिए, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये भी पीछे 2 ही अभी साल का पेपर पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? इंटरनल वाला हमेशा संस्था का प्रबंधक के द्वारा की जाती है। प्रबंधक का नाम न हो तो संचालक मंडल होगा, तो संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। अगला कह रहा है, अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो ऐसी दशा में क्या होगा? कह रहा है, अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत यदि कुछ अवधि में के लिए हड़ताल होती है तो क्या होगा? अधिकार शुल्क अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, लघु कार्य अनुपातिक रूप से कम कर दी जाती है, न्यूनतम किराया अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, कि उपयुक्त सभी कंडीशन होते हैं। बताइए, सोचिए। यदि रॉयल्टी खाते के अंतर्गत, ध्यान से देखिए, कुछ अवधि के लिए स्ट्राइक होता है तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं भाई? मिनिमम जो रेंट होता है उनको एक अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन सेम और सही है, थोड़ा सा लेवल इसका मैंने बड़ा कर दिया। लेवल का बड़ा मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया पिछले के तुलना में। आगे जैसे भी पेपर्स वगैरह होंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस या इससे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आएगा। जब सहायक बहियां रखी जाती हैं, मतलब सब्सिडरी बुक रखी जाती है, तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। मतलब जब सहायक बहिया रखी जाती है तो ग्राहकों को जो विशेष छूट है, स्पेशल डिस्काउंट है, इसकी प्रविष्टि की जाती है। किसमें की जाती है? जर्नल में, विक्रय बही में, नगद बही में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जब सब्सिडरी बुक रखा जाता है तो जो स्पेशल डिस्काउंट हमारा होता है वो हमारा जर्नल में किया जाता है। इन सबों में कहां किया जाएगा? फिर अगला कह रहा है कि अंकेक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब एक ऑडिटर कोई भी काम करने से पहले या ऑडिट करने से पहले एक प्लान तैयार करता है, उस प्लान को हम किस नाम से जानते हैं? अंकेक्षण प्रणाली, अंकेक्षण सर्वेक्षण, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण दिशा निर्देश। दिखने से ही दिख जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा, तो अंकेक्षण कार्यक्रम हो जाए। ऑडिट प्रोग्राम वो तैयार करता है, उसी के बेस पर क्या करता है? वो ऑडिट करता है संस्था का। अगला क्या है? नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य है। कह रहा है, देखिए हिंदी बड़ी कठिन है इसका। नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य है, माने यहां पे एक वर्ड दिया गया है क्रमबद्ध संख्याओं का। अब सोचिए कि स्टैटिक्स में हम जब भी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं तो उसमें किसको हम क्रमबद्ध करके निकाला जाता है, और वो भी क्रमबद्ध करने के बाद से जो उसका मध्य मूल्य आता है वही उसमें से उसका आंसर होता है। तो बताइए किसके लिए किया जाता है? सोचिए, माध्यिका के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी मीन निकाला जाएगा तो उसको सीक्वेंस बनाना जरूरी नहीं है। बहुलक निकाला जाएगा तो सीक्वेंस बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन माध्यिका जब बनाई जाएगी तो वहां सीक्वेंस निकालना जरूरी है। और सीक्वेंस निकालने के बाद उसका जो n+1/2 होता है, इसका मतलब है कि उसका मध्य मूल्य निकलता है। क्योंकि यहां मध्य मूल्य दे रहा है, क्योंकि क्रमबद्ध तो हम इसमें भी करते हैं मगर वो मध्य मूल्य नहीं होता है, 1/4 होता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? माध्यिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाली अधिक या कमी, मतलब सरप्लस या डिफिशियंसी को अंतरित किया जाता है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो हमें प्राप्त होता है या जो हमें ज्ञात होता है उसको इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या ओवर इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों में से कोई, या ऐसे समझिए सरप्लस या डिफिशियंसी, दोनों में से कोई एक आएगा। पूछ रहा है कि इसे अंतरित किया जाता है प्राप्तियों भुगतान खाते में, लाभहानि खाते में, पूंजी खाते में कि पूंजी निधि में। कहां ट्रांसफर किया जाता है भाई?
रिसिप्टेंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सोचिए, तो सरप्लस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सोच के बताइए, कमेंट करिए, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? थोड़ा पानी पी ले। कैपिटल निधि में, ठीक है। तो हो गया चौथा नंबर। 14 नंबर में आपका कैपिटल फंड में, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी जनरली जैसे देखते होंगे कि बनता होगा, तो उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता होगा तो कैपिटल में ऐड या लेस करते हैं। उसी तरह हम इनकम एक्सपेंडिचर भी बनता है तो उसमें सरप्लस या डिफिशियंसी आता है तो उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है कि प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है। मतलब मैनेजमेंट जो कह रहा है कि यह हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा किसने दिया था? भाई ऐसी परिभाषाओं को तो आपको याद करना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो आपको बता दें, आरसी डेविस ने इस तरह की परिभाषा दी थी, क्योंकि आजकल हर एग्जामों में देख रहे हैं 2 3 4 5, पिछले 2013 में तो कम से कम 12-13 डेफिनेशन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? कह रहा है कि कौन सी ऐसी गलती है जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? बताइए। नीचेपन या खतौनी संबंधी त्रुटि, तलपट से चुकी हुई राशि, संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, बही खाते में किसी प्रविष्टि करने से चूक। बताइए कौन सी त्रुटि कह रहा है कि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? यहां देखिए, संपत्ति का व्यय के रूप में जो अभिलेखन है यह तलपट के मिलान को इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है। हम एसेट्स को एक्सपेंसेस में लिखें, एक्सपेंसेस को एसेट्स में लिखें तो उससे तलपट हमारा प्रभावित नहीं होगा। अगला है अंकेक्षक रिपोर्ट देता है। ऑडिटर किसको रिपोर्ट देता है? खातों की सत्यता पर रिपोर्ट देता है, खातों की निष्पक्षता पर देता है, खातों की वैधता पर देता है कि उपयुक्त सभी। ऑडिटर किस पर अपनी रिपोर्ट देता है? तीनों ही सिचुएशंस पर देता है। नेक्स्ट क्या है? निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? निरक्षर उपभोक्ता मतलब ऐसे कंज्यूमर जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका कौन सा माध्यम या चैनल उपयोगी है? प्रकाशन माध्यम, प्रसारण माध्यम, पोस्टर होर्डिंग, परागण माध्यम। बताइए कौन सा माध्यम उनके लिए बेहतर होता है? सोचिए, प्रकाशन माध्यम, प्रसारण माध्यम, पोस्टर होर्डिंग माध्यम, परागण माध्यम, कौन सा माध्यम उपयोगी होता है? बताइए। प्रकाशन सोचिए कि मान लीजिए करेंगे तो पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे समझेगा। पोस्टर होर्डिंग में मान लीजिए थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं रहेगा। क्यों नहीं बढ़िया रहेगा? फोटो बस देखेगा। परागरम वाले में भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। प्रसारण माने ब्रॉडकास्टिंग जो माध्यम है, टीवी पे चलाकर डायरेक्ट लाइव दिखाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको कहा है परासरण माध्यम, ब्रॉडकास्टिंग माध्यम। इससे ये होता है कि डायरेक्ट वो फिगर देखकर और उसके द्वारा बात करने के आधार पर वो समझ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन क्या होगा? बी। प्रश्नावली में सीधे विकल्पी प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? मतलब कह रहा है कि जब हम प्रश्नावली, ठीक ना, क्वेश्चनरी तैयार करते हैं तो सीधे विकल्पी प्रश्न मतलब डायरेक्ट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं, कितने उत्तर के कितने होने चाहिए, प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए, कितने ऑप्शंस होने चाहिए। लिखा है 3 2 कुछ नहीं अनेक कई। कितने ऑप्शंस होने चाहिए सोच के बताइए। 2 ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे प्रश्नावली में अक्सर क्या होता है, यस या नो, हाँ नहीं में।
क्योंकि उसमें आंसर देना थोड़ा पॉसिबल होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच के संबंध को कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि उत्पादक सेवाओं के आगत माने इनपुट, आगतों मतलब इनपुट की दर, निर्गत मतलब आउटपुट के रेट के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन, उपयोगिता फलन, आपूर्ति फलन, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। ऑप्शन नंबर ए। हमेशा जब भी उत्पादन फलन आएगा तो इनपुट आउटपुट के बीच का डिफरेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को कहते हैं। मतलब कंपनी का पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर कौन करता है? शेयर होल्डर, डायरेक्टर, पार्षद सीमा नियम के अभिदाता और प्रमोटर्स। सोच के बताइए कौन करता है इसमें? ऑप्शन के हिसाब से जैसे है, जो पार्षद सीमा नियम के अभिदाता है वो आपका सिग्नेचर करता है। नेक्स्ट क्या है? मांग का नियम कहता है। मांग का नियम भाई क्या कहता है? कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। कीमत मांग के बीच कभी सीधा होता है? नहीं होता। कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। बिल्कुल, ये तो भाई सही बात है कि कीमत और मांग के बीच सीधा विपरीत संबंध होता है, तो आंसर यही सही होगा। कीमत बढ़ाएंगे तो मांग गिरेगी, ठीक ना? कीमत घटाएंगे तो मांग बढ़ेगी। अगला, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कथन किसने कहा था? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कौन कहा था? वाकर, रॉबर्टसन, क्राउथर, पाई। भाई क्राउथर महोदय कहे थे मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। भाई खाते का उद्देश्य क्या है? लेन देनों का वर्गीकरण, लेन देनों का समूहीकरण, प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना और उपयुक्त सभी। बताइए बही खाते का मेन उद्देश्य क्या है? लेन देनों का क्लासिफिकेशन ही आपका क्या कहलाता है? बही खाता। लेन देनों का आपका समूहीकरण, ग्रुपिंग करते हैं और इससे शेष ज्ञात करते हैं, सभी बही खाते में होता है। ऑप्शन नंबर। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को क्या कहते हैं? लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष, प्रतिकूल दो तरीके के शेष होते हैं, अनुकूल, प्रतिकूल, फेवरेबल, अनफेवरेबल। फेवरेबल होने का मतलब है कि फायदे में है, अनफेवरेबल माने होता है वो घाटे में है। अब यहाँ पे जो अनफेवरेबल है, हमारा प्रतिकूल शेष है, उसको क्या करते हैं? दायित्व में जोड़ना चाहिए, संपत्ति में घटाना चाहिए, पूंजी में से घटाना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई नहीं। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने का फिर है। भाई जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से लाभ होता है तो पूंजी में जोड़ देते हैं, और हानि होता है तो पूंजी में से घटा देते हैं। तो ये प्रतिकूल माने क्या है? हानि है, इसे पूंजी में से घटा देंगे। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया गया था। माने घटती सीमांत उपयोगिता नियम का प्रसार किया गया था, माने घटती सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन सीधे समझिए कि कौन किया, या उसका डेवलपमेंट कौन किया, या उसके आगे कौन बढ़ाया? सोच के बताइए। गोसेन महोदय, हमको तो लग रहा है यही किए हैं, पहले ही सही है। मार्शल किए नहीं थे, गोसेन मार्शल किए नहीं थे, इनमें से कोई एच गोसेन द्वारा, पहला ही ऑप्शन सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट होते हैं। देखिए अगला है, फर्म के विघटन पर अशुद्ध ऋण संचय खाते। जब फर्म का एक डिसोल्यूशन होता है तो हमारा बैड डेब्ट्स रिजर्व जो अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है हस्तांतरित किया जाता है। पूछा जा रहा है कहाँ किया जाता है? सोच के बताइए कहाँ किया जाएगा? जनरल रिजर्व, सामान्य संचय खाते में, देनदार खाते में, वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, केवल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स को कहाँ लिखा जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अंकेक्षक का उद्देश्य नहीं है? माने एक ऑडिट का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है।
त्रुटियों का पता लगाना, ये है ऑडिट का उद्देश्य। खातों का सत्यापन करना है। धोखाधड़ी के लिए सजा देना, ये सजा देना ऑडिटर का काम थोड़े है, ये तो कोर्ट का काम है। और धोखाधड़ी के रोकना ये कर सकता है, मेन यही है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब 4 नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सही है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये कथन 100% सही है। जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम लेवल पे होती है तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो 0 होती है, ये सही है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जब टोटल यूटिलिटी घटेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी फिक्स क्यों होगी, तो ये गलत है। और जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता परस्पर संबंधित नहीं है तो और गलत है। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य, मॉडर्न टाइम के जो ऑफिस का वर्क क्या है? सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, सूचना इंफॉर्मेशन को देना, लोगों से अधिक कम्युनिकेशन स्किल्स बनाना, रिलेशन बनाना। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मान लीजिए हमें कोई सामान है, उसको अधिक से अधिक बेचना है, तो बेचने का सबसे बेहतर विकल्प या ऑप्शन कौन सा है? प्रदर्शनी करके बेचेंगे तो बिकेगा, मेला करके बेचेंगे तो बिकेगा ना। विज्ञापन अधिक से अधिक जितना ही एडवर्टाइज करेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा प्रसारित किया था। मतलब उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मतलब ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, जिसको MBO कहा जाता है। क्वेश्चन का मतलब है कि इसका प्रतिपादन किसने किया? हेराल्ड कुंटस, राल्फ डेविस, H.L. गैंट एंड पीटर एफ ड्रकर। सोच के बताइए कौन किया था भाई? पीटर एफ ड्रकर महोदय किए थे। अगला कह रहा है कि एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। कह रहा है एक ऑडिटर किस टाइप की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है? नकदी का दुरुपयोग, सामग्री का दुरुपयोग, लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी की उपयुक्त सभी। बताइए भाई, पैसा में हेराफेरी हुआ है वो भी पता लगाता है, सामानों में गड़बड़ी हुआ है वो भी पता लगाता है, और हिसाब किताब में गड़बड़ी हुआ है वो भी पता लगाता है। तो एक ऑडिटर सारा काम करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सोशल डिफिशियंसी, मतलब उसकी सोशल बुराई नहीं है? व्यापार चक्र, कपट, हत्या, भ्रष्टाचार। मुद्रा की कह रहा है, बताइए। सामाजिक बुराई नहीं है। भ्रष्टाचार मुद्रा की तो बुराई है, मुद्रा के लिए तो भ्रष्टाचार होता है, हत्या भी उसी के लिए होता है, कपट भी उसी के लिए, व्यापार चक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपकिरण का एक माप नहीं है? जो हमारा डिस्पर्सन है इसका मेजरमेंट नहीं है। बताइए, अपकिरण का माप नहीं। विषमता, यह नहीं है। ये तीनों ही आप पढ़े होंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में, ठीक ना? ये तीनों ही टॉपिक मिलेंगे, मानक विचलन, माध्य विचलन और रेंज विस्तार। विषमता स्केनस एक अलग टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही हुआ? ये हुआ। भारत में अंतिम ऋणदाता किसको कहा जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अंतिम ऋणदाता हम किसको करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को। बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता, ठीक ना? नोट का निर्गमन। भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया, मतलब हमारा जो प्लानिंग कमीशन बना था अब उसका नाम थोड़ा सा बदल गया, उसके जगह पे हम दूसरा नाम रख दिए हैं। उसका नाम क्या है? वित्त आयोग तो चल ही रहा है,
भारतीय योजना परिषद, ये भी नहीं चल रहा है, नीति आयोग इसको कहा जाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है, आंकड़ों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं भाई? हैं? भौगोलिक, गुणात्मक, मात्रात्मक सारे कंडीशन से करते हैं, तीनों आंसर सही है वर्गीकरण के प्रकार। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने का आधार है? तलपट पूछ रहा है किस बेस पर तैयार किया जाता है? भाई इसके बेस पर तो खाता बही बनाया जाता है, और इसके बेस पर ही हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना। पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, फिर लीजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम अंतिम खाते बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है, मतलब हमें जो बेस्ट ऑप्शन का जो सिलेक्शन है वो कौन सा चरण है? नियोजन का है कि निर्णयन का है कि पूर्वानुमान का है कि कार्यान्वयन का? बताइए। सर्वोत्तम विकल्प का चयन नियोजन में, निर्णयन में, पूर्वानुमान में, किसमें होगा? देखिएगा, सर्वोत्तम विकल्प का चयन क्या होता है? एक तरह से देखा जाए तो डिसीजन होगा। क्यों? निर्णयन में क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, उनमें से बेस्ट विकल्प का चयन करना ही हमारा निर्णयन कहलाता है, ठीक ना। वैसे प्लानिंग भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर इसका आपको डिसीजन ही मिलेगा। अगला, हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट किनके द्वारा दिए गए? जॉर्ज एल्टन मेयो, जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, जॉर्ज इनेज मेयो और जॉर्ज मेयो। बताइए हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट। ये तो सिंपल नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज एल्टन मेयो। अगला है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। वाउचिंग के अंतर्गत किस चीज की जांच की जाती है? प्रारंभिक लेखा पुस्तक की, अंतिम लेखा पुस्तक की, आर्थिक चिट्ठे की, कि सब की? बताइए। प्रमाणन के अंतर्गत हम प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की केवल जांच करते हैं, क्योंकि जो वाउचर्स होता है उसी से डायरेक्ट जो हम एंट्री किए रहते हैं उसी पर मिलान करते हैं। CIF का पूरा नाम, CIF, इसको कहते हैं कास्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक ना, लागत, बीमा और भाड़ा। समन्वय में शामिल है, कह रहा है कोऑर्डिनेशन में क्या शामिल है? पूर्वानुमान, उद्देश्य की एकता, स्टाफ का चयन, उपयुक्त सभी। कोऑर्डिनेशन में भाई क्या सही दिख रहा है आपको? पूर्वानुमान जो है वो तो आपका प्लानिंग का काम है। सिलेक्शन आपका रिक्रूटमेंट, भर्ती, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। उद्देश्य की एकता ये समन्वय में शामिल है। प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है, मतलब कह रहा है हर एक कंपनी को कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी कम से कम दाखिल करनी होती है। किस चीज की? पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, सीमा नियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी प्रति दाखिल करनी पड़ती है भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, पार्षद सीमा नियम। अतत्व व्यय खाता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 11-13 का क्वेश्चन है। अतत्व व्यय खाता है, आय व्यय खाता, नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता। ये भाई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब हमारा पर्सनल अकाउंट है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इंडियन एग्रीकल्चर के रिलेशन में, मतलब देखें हम तो कुछ नाम नीचे दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारतीय कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई जाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है? नहीं करना चाहता। जोतों का आकार, भारत में अपने यहाँ पे जोत का आकार कहाँ बड़ा है? सब छोटे छोटे खेत है लोग के। समस्त कृषि उपज का संग्रह सरकार करती है। कहाँ करती है? जितना खेती होता है लोग अपने पास रखते हैं, जिसके पास एक्सेस होगा वो ना गवर्नमेंट को देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। अगला ये हो गया ना? हाँ। विज्ञापन के उद्देश्यों
विज्ञापन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, उसमें क्या शामिल नहीं है? देखते हैं। ग्राहकों को सूचना देना, भाई ये शामिल है। विज्ञापन इसीलिए किया जाता है लोगों को पता चल जाए। दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ये भी शामिल है, लोग को पता लग जाए, उनकी सोच बदल दिया जाए। जागरूकता बढ़ाना, ये भी शामिल है। भाई एडवर्टाइज लोगों को जागरूक करने के लिए, मनोरंजन कराना, ये नहीं शामिल है विज्ञापन में। इंटरटेनमेंट थोड़े कराता है, वो तो अपना प्रोडक्ट बेचने का काम करता है। अगला है जर्नल एक पुस्तक है। अब बताना है आपको कि कैसी पुस्तक है। जर्नल कैसी पुस्तक है? पहली प्रविष्टि है, मूल प्रविष्टि है, तिथिवार प्रविष्टि है कि उपयुक्त सभी है? बताइए जर्नल आपकी किस तरह की प्रविष्टि है? भाई पहली, मूल, तिथिवार, सारी प्रविष्टियां हैं। आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं? मतलब ये क्लासिफिकेशन है स्टैटिक्स का। इनकम या प्रोडक्शन या भार पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस तरह का क्लासिफिकेशन होता है? भौगोलिक है कि मात्रात्मक है कि सतत है कि गुणात्मक है? बताइए कौन सा है? ये मात्रात्मक है। भौगोलिक का मतलब ये होता है एरिया, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, भारत, नेपाल, बर्मा, जापान, ये आपका भौगोलिक होगा। ठीक है ना? गुणात्मक गुण के आधार पर तो है नहीं, सतत माने कंटिन्यू चलने वाला है नहीं, सतत माने ईयरली बेसिस पे। तो जब इस बेस पे होता है तो मात्रात्मक। एक पंजीकृत फर्म के द्वारा, थोड़ा और इधर करें, लिखा है कि एक पंजीकृत फर्म के द्वारा साझेदारवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब एक पंजीकृत फर्म ये साझेदारवाद कर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं। यदि रजिस्टर्ड फर्म है तो कहाँ कर सकते हैं भाई? फर्म के विरुद्ध भी कर सकते हैं, दूसरे साझेदारों के विरुद्ध भी कर सकते हैं, तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सही है। एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए, जब भी एक एडमिशन में एक नया पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उस समय उसके संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है, मतलब उस समय हम संपत्तियों का वैल्यूएशन करते हैं, संपत्ति का दायित्व का भी वैल्यूएशन करते हैं कि किस संपत्ति में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, या लायबिलिटी में कमी वृद्धि हुई है। तो कह रहा है यदि एसेट्स में हमारा इंक्रीज एसेट्स हो रहा है तो उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? बताइए कहाँ क्रेडिट किया जाएगा भाई? लाभांश खाते में? इसमें काय लिए किया जाएगा? संपत्ति खाते में? इसमें नहीं। साझेदारों के पूंजी खाते में कि पुनर्मूल्यांकन खाते में? भाई जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तो वहां पे हम क्या बनाते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें ना क्रेडिट करेंगे। अगला, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति से। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी जो हमारी होती है, इसका क्या मतलब है? वर्ग फुट से, वर्ग मीटर से, इंच से कि वर्ग किलोमीटर से? किस बेस पे मापा जाता है भाई? वर्ग किलोमीटर से। वर्ग किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं ना? थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर दे रहे। देखिए कि चारों ओर बराबर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इसको 1 वर्ग फुट किलोमीटर कहते हैं, या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तब इनके बेस पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता? कह रहा है कि कौन से ऐसे लागत मतभेद है जिससे इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जाता? एक समान लागत, तुलनात्मक लागत, पूर्ण रूप से, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी लागत है? एक समान लागत से इंटरनेशनल बिजनेस नहीं किया जाता। वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खाता खतौनी पोस्टिंग की प्रक्रिया है, संक्षेपीकरण की, वर्गीकरण की, अभिलेखन की, किसकी है भाई? एक और ऑप्शन होगा अभी। जो खतौनी पोस्टिंग किसमें होती है? वर्गीकरण में ना होता है। कट गया था। आगे 56 नंबर,
रोजनामचे में खातों में हस्तांतरण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अब देखिए, रोजनामचा मतलब होता है जर्नल। जर्नल से किसी आगे जब बढ़ाया जाता है, आगे के खातों में मतलब ट्रांसफर किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अभिलेखन, अंतरण, ना खतौनी। क्यों? जर्नल से ही हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खतौनी बोलते हैं। किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? बाप रे, देखिएगा, किस बाजार में संरचना के अंतर्गत कौन सा ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत एडवर्टाइज करना जीवन और मृत्यु का कारण बन जाता? द्वैधिकार, पूर्ण बाजार, अल्पाधिकार और एकाधिकार। जीवन और मृत्यु का मामला का मतलब बड़ी तगड़ा कंपटीशन हो जाता है, यहां पे इसका मतलब ये होता है। तो ये अल्पाधिकार की स्थिति में होता है। अगला है प्रमाणन का उद्देश्य है। वाउचिंग का क्या उद्देश्य है? कह रहा है व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाउचिंग का मतलब होता है जितना भी हमारे व्यापारिक लेन देन है उसकी सारी जानकारी हो, और गैर व्यापारिक लेन देन हो उसकी भी जानकारी हो, क्योंकि ये इसका पता रहेगा तभी हिसाब किताब की पुस्तकों में कम सही ढंग से मिलान हो पाएगा। मांग के नियम के अपवाद हैं, मतलब हमारा एक्सेप्शन क्या है? डिमांड के एक्सेप्शन क्या है? घटती हुई सीमांत उपयोगिता, गिफेन का विरोधाभास, उत्पादों में भिन्नता, विभिन्न प्रयोग स्थापन वस्तुओं का मूल्य। मांग के नियम का एक्सेप्शन क्या है भाई? ये सबको मालूम है, गिफेन का विरोधाभास, मतलब उस पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। अगला कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारी के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक रोकथाम, आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक प्रबंधन। बताइए क्या कहते हैं भाई? वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोचिए, इन्हीं चारों में से एक होगा। कौन सा होगा वो आप सोचिए, जल्दी से सोचिए। क्या सोचे हैं? आंतरिक रोकथाम, ऑप्शन नंबर। जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। पूछा जा रहा है कि जब एक साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो उस समय फर्म की पुस्तकों में कौन सा खाता खोला जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता, कहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है? लाभांश समायोजन खाता, ना भाई ये भी नहीं खोला जाता। वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, ये खोला जाता है। ठीक ना? विघटन पर रियलाइजेशन, बाकी कंडीशनों पे। ये देखिए क्वेश्चन इधर आ गया है, टैली सीट का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। टैली सीट मतलब वो कंप्यूटर वाला टैली सीट। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है ऑप्शन। टैली सीट निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? प्रति वर्ग की आवृत्ति ज्ञात की जाती है। व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है, जो हमारा पर्सनल सेलिंग है ये किससे लक्षित नहीं होता। अधिशंक श्रोताओं पर, व्यक्तिगत संपर्क पर, दो तरफा संप्रेषण पर, तुरंत प्रतिपुष्टि पर। बताइए, अधिशंक श्रोताओं पर, ऑप्शन नंबर ए। लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है।
मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में उस शामिल नहीं है क्या? अभिलेखन, वर्गीकरण, सरणीकरण, सारांशीकरण। भाई अभिलेखन होता है लेखांकन प्रक्रिया में, हाँ होता है। वर्गीकरण होता है। सरलीकरण कहाँ होता है? सारांशीकरण तो होता ही है। तो सही गलत ऑप्शन क्या है? सरलीकरण। मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, अप्रत्यक्ष, अनुपातिक। सोच के बताइए क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है प्रतिकूल संबंध होता है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। मुद्रा का मूल्य और नॉर्मल मूल्य दोनों के लेवल में अनफेवरेबल होता है। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? कह रहा है कि कौन कॉमर्शियल बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को लिमिटेड करता है? राजकोषीय नीति, बैंकिंग कानून, रेपो रेट और व्यावसायिक निराशावाद। सोच के बताइए भाई। क्रेडिट निर्माण की शक्ति को सीमित करता है हमारा जो राजकोषीय नीति है, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, ये कम करती है। खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर ज्ञात करना कहलाता है। खातों के दोनों पक्षों का योग करने मतलब हमारे जो खाते हैं, एक डेबिट का है और एक क्रेडिट का, दोनों का योग करने। अब फिर कर रहा है कि अंतर करने मतलब उसका शेष निकालने। करना क्या कहलाता है? योग करना, परीक्षण करना, संतुलित करना, वर्गीकृत करना। संतुलित, बैलेंसिंग करना। क्या होता है ऑप्शन सी। लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर मतलब कह रहा है लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, वो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? लागत की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, मिलान अवधारणा और प्रकटीकरण की अवधारणा। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मिलान की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? अब देख आपको बताना है भाई मुद्रा का कौन सा इसमें से काम नहीं है। विनिमय का माध्यम तो दिख ही रहा है ये तो है, ये है मूल्य का संग्रहण, यह है मुद्रा का कार्य। कीमत का स्थिरीकरण है, माप की इकाई। बताइए मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? मुद्रा का यह काम नहीं है कि कीमतों का स्थिरीकरण करे। विनिमय का माध्यम मूल्य का संग्रह करना, माने मुद्रा का संग्रह करना और उसका माप करना, यह है ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है। अब देखिए मौखिक संप्रेषण, आमने सामने की बातचीत, ग्राहकों से बातचीत, उपयुक्त सभी। भाई जब हम वैकिक पर्सनल सेलिंग करेंगे तो ये तो होगा ही। आमने मौखिक संप्रेषण मुंह से नहीं बात करनी है, आमने सामने बातचीत वो भी होगा, ग्राहकों से बातचीत ये भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 71 नंबर, एक जर्नल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसी जनरल एंट्री जिसमें दो या दो से अधिक खाते या तो डेबिट किए जाएंगे नहीं तो क्रेडिट किए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? दोहरी प्रविष्टि ना, बहु प्रविष्टि ना, अतिरिक्त प्रविष्टि ना, संयुक्त प्रविष्टि, ज्वाइंट एंट्री। अगला है प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे कार्य केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा दी, ये डेफिनेशन है। अक्सर हर एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन डेफिनेशन भर ही देता है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा भाई दिया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा मैनेजमेंट का है दिया गया था। मैनेजमेंट में आए तो मैक्सिमम डेफिनेशन पीटर एफ ड्रकर का रहेगा और नहीं तो एफ डब्ल्यू टेलर का एक आध गो रहेगा, नहीं तो एक आध गो हेनरी फ्योल का रहेगा। बस मैक्सिमम यही पूछता ही है। अगला क्या है?
प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना एक है। प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना एक क्या है? अनुचित व्यापार व्यवहार है ना, एकाधिकारी व्यापार व्यवहार है ना, ये प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार है। ऑप्शन नंबर सी। एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। भाई एक क्लर्क रमेश है, उसको हमने पेमेंट किया तो क्या एंट्री किया जाएगा? रमेश, वो भी कह रहा किए गए वेतन को कह रहा है क्रेडिट किया जाएगा। वेतन का क्रेडिट किया जाना चाहिए। किसके खाते में वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए? रमेश के खाते में कि वेतन खाते में कि रोकड़ खाते में, किसके खाते में? बताइए भाई। रमेश को भुगतान किए गए वेतन, रमेश को सैलरी का पेमेंट किया, तो सैलरी का पेमेंट करने पर सैलरी की एंट्री यही ना होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हमारा होता है कैश अकाउंट। अब किसको पेमेंट किया उससे हमसे क्या मतलब है? बस ये देखना है कि क्या पेमेंट किया। तो पेमेंट तो वेतन किया है। अब उस कंडीशन में पूछ रहा है क्रेडिट क्या किया जाएगा? कैश किया जाएगा ना, तो रोकड़ हमारा होगा। अगला है सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचालित नहीं है। जो सिस्टम दृष्टिकोण है, सिस्टम अप्रोच है, कह रहा है इनके द्वारा प्रचालित नहीं है। किसके द्वारा नहीं प्रचालित है भाई? इनके द्वारा है रॉबर्ट द्वारा है पीटर एफ द्वारा नहीं है। पुस्तपालन का मुख्य कार्य है, बुक कीपिंग का कौन सा मेन काम है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। बुक कीपिंग का कौन सा काम है? लेन देनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना, लेखांकन को जिम्मेदारी सौंपना, वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना, अभिलेखित समंकों का वर्गीकरण। देखिए ऑप्शन इसमें होगा वित्तीय समंकों को रिकॉर्ड करना, पुस्तकों में लिखना, ये बुक कीपिंग का कार्य है। कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? देखिए बताया भी था कि धाराएं भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ, जिस तरह डेफिनेशन का ट्रेंड है उसी तरह धारा होगा। कंपनी एक्ट के जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 36 है, ये किससे रिलेटेड है? सीमा नियम, प्रविवरण, अंतर नियम, समामेलन। सोच के बताइए किससे रिलेटेड है भाई? प्रविवरण से है? हाँ, किससे है? प्रविवरण मीन्स प्रॉस्पेक्टस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदुरेखी प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता? कह रहा है कौन सा औसत बिंदुरेखी प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता? समांतर माध्य, चतुर्थक, माध्यिका, बहुलक, इसमें से कौन सा बिंदुरेखी प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता है? बताइए भाई। माध्य जो है ये कहाँ ज्ञात होता है? ये तो हो जाएगा सब। अगला कह रहा है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है ध्वनि तरंगे जब बढ़ जाती है। जो हमारी ध्वनि प्रदूषण है वो कब बढ़ती है? 2 से 30 डेसिबल, 30 से 40, 40 से 50, ये तो होता है ये है, लेकिन ये बड़ी सस्पिशन वाला क्वेश्चन है। इसमें ध्वनि प्रदूषण तब उत्पन्न होता है जब हमारा जो ध्वनि है 30 से 40 डेसिबल से जब अधिक हो जाता है, क्योंकि यहां तक हम ठीक ठाक है, लेकिन जब इससे अधिक होगा तो प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जो हमारे कान सुनने थोड़ा कानों को डिस्टर्ब होगा, ऐसे सीधे समझिए। इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? मुद्रा बाजार 2 तरीके है, संगठित और असंगठित। भाई केंद्रीय बैंक है, व्यापारिक बैंक है, देसी बैंकर, क्षेत्रीयकरण है, ये तो नहीं है देसी बैंकर। देसी बैंकर मतलब होता है सेठ, साहूकार, महाजन वगैरह, ये सब होते हैं। एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। देनदार को हमने छूट दिया, वो भी कैश डिस्काउंट दिया, अब यहां पूछ रहा है क्रेडिट की जानी चाहिए। भाई क्रेडिट हम कहां करेंगे? छूटे खाते में न कर सकते हैं, बाकी किसी खाते में कहां से करेंगे? ऑप्शन नंबर ये सही है। किराया क्रय पद्धति में मतलब हायर परचेस सिस्टम में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट किया जाता है।
पूछ रहा है किस मूल्य से डेबिट किया जाता है। तो भाई किराया क्रय मूल्य से तो किया नहीं जाएगा, नगद मूल्य से डेबिट किया जाएगा, यही ऑप्शन सही दिख रहा। एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है, मतलब एक सीधी मांग रेखा, डिमांड हमारी यदि सीधी रेखा में है तो उसके कारण मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होती है, शून्य होती है कि कैसे होती है? और देखते हैं क्या है, शून्य तो होती नहीं है। हाँ ये मिल गया, इकाई के बराबर होती है। अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो अंशों के हरण का होता है, क्योंकि समर्पण के जैसे लेखे किए जाते हैं वैसे हरण का फर्क दोनों में बस यही होता है। अंशों का हरण में जब वो अंशधारी अपने याचनाओं का पेमेंट नहीं करता है तो उस कंडीशन में कंपनी अंशों का हरण करती है। समर्पण का मतलब है वही चीज कि अंशधारी अपने अंशों का भुगतान करने में असमर्थ है, कंपनी से प्रार्थना करता है कि आगे हम याचना नहीं दे पाएंगे, तो वह उसकी स्वेच्छा से लेता है और ये अपनी स्वेच्छा से ले लेता है। तो दोनों सेम है, बस थोड़ा समझने का फेर है। साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण से अनुसार इसमें शामिल है। साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण में शामिल है मुद्रा, मुद्रा एवं मांग राशि जमा राशि, मुद्रा एवं बैंक जमा, समस्त तरल संपत्तियां। कौन सा आपको सही दिख रहा है इसमें से भाई? मुद्रा एवं मांग जमा राशि, ऑप्शन नंबर बी। एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है, यह राशि पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाएगी? मतलब कह रहा है जब भी एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो जो ख्याति की राशि एकदम नकदी लाता है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उसे इसे किस रेशियो में बांटेंगे? भाई जब एडमिशन के टाइम में एक नया पार्टनर आए, एडमिशन के टाइम में हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में होता है और रिटायरमेंट के समय में सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो में होता है। तो यहाँ पे कौन से अनुपात में होगा? त्याग के अनुपात में। अगला है कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु तो सामान्य नियमों या विनियमों का उल्लेख किया गया है। मतलब कह रहा है ऑफिस के कार्य के निष्पादन के लिए, पूरा करने के लिए सामान्य नियमों और विनियमों का उल्लेख किया गया है। उसे क्या कहते हैं? संगठन की नियमावली में, कार्यालय नियमावली में, संगठन की रूपरेखा में, प्रबंधन की दिशा निर्देश में। किसमें क्या किया जाता है? कार्यालय ऑफिस मैनुअल एक अलग होता है, इसमें कार्यालय की सारी गाइडलाइंस लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है? उत्पादन फलन का कौन सा गुण नहीं है भाई, बताइए? प्रवाह संकल्पना है, औद्योगिक अवस्था है, आगतों की मात्रा, आगतों की अवस्था। यही तो वो गुण नहीं दिख रहा, आगतों की क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर दे रहा है, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है। एक कस्टमर है, माल यदि हमको वापस कर दिया, ग्राहक एक लेके आया, माल वापस किया, कह रहा है डेबिट किया जाएगा। कहाँ डेबिट किया जाएगा भाई? माल वापस किया है तो बेचा गया ना, माल वापस आया है, बिक्री वापसी में होगा। खरीदा गया माल वापस थोड़े हमने किया, कस्टमर हमको वापस किया, इसका मतलब हमने उसको कस्टमर को सेल किया था, इसलिए बिक्री वापसी होगा। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जमा किया जाता है। मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो हमारा कह रहा है कि विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जो जमा किया जाता है वो किस खाते में किया जाता है? तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पहला ही ऑप्शन इसमें दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ब्याज हमेशा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाता है। चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। चार्टर पार्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, आंतरिक व्यापार, इनमें से कोई नहीं। किसमें किया जाता है? चार्टर पार्टी का प्रयोग हमेशा निर्यात व्यापार में होता है। अगला क्या है? अगला दिया गया है कि बैंकों के मृत स्टॉक के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब हमारा जो डेड स्टॉक है बैंकों के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इनसे बैंकों का लाभ प्राप्त नहीं होता ना भाई, होता है। इससे फर्नीचर तथा भवन शामिल है ना, यो नहीं शामिल।
इन्हें प्रतिष्ठा बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल नहीं, डेड स्टॉक का कहां प्रयोग। ये गैर निष्पादन संपत्तियां है, ये ऑप्शन सही है। गैर निष्पादन संपत्तियां का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। भारत के विदेशी व्यापार की समस्या में से एक है, भारत के जो फॉरेन ट्रेड है उसमें से समस्या में से कह रहा है कि एक है। अब समस्या कौन कौन सी है? आयात का रुपये में भुगतान, जो इंपोर्ट करते हैं रुपये में भुगतान होता है, ये समस्या है। निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि, ये समस्या नहीं है भाई। व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, ये समस्या है। जब इंटरनेशनल विदेशी व्यापार हम करते हैं तो व्यापार की यदि हमारी फेवर में शर्तें हैं तब तो ठीक है, अनफेवर में यदि होगा तो गड़बड़ है। यही ऑप्शन समस्या। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के संकट की उत्पत्ति हुई थी। 1991 में जब उदारीकरण का दौर चल रहा था, उसमें 3 चीजें हुई थी, ठीक ना। तो उसमें पूछ रहा है संकट की उत्पत्ति हुई थी, घरेलू क्षेत्र में है, बाह्य क्षेत्र में है, कि दोनों में, कि किस में? उसमें संकट की उत्पत्ति किस फील्ड में हुई थी? बाह्य क्षेत्र में हुई थी। अगला है, निम्नांकित में से कौन हार्थोन एक्सपेरिमेंट का अंग नहीं है? अंग नहीं है। हार्थोन एक्सपेरिमेंट का कौन सा अंग नहीं है? रोशनी हार्थोन एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, पढ़िएगा मैनेजमेंट में। जन साक्षात्कार, पब्लिक इंटरव्यू भी है। बैंक बैरिंग अवलोकन कक्ष भी है। जनसभा कक्ष, ये ऑप्शन में नहीं था उसमें, इसको पढ़ लीजिएगा जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है 96, निम्नलिखित में से कौन एक अपकिरण का सापेक्ष माप है? देखिए, अपकिरण का एक सापेक्ष माप होता है और एक निरपेक्ष माप होता है। किसी का भी सापेक्ष माप और निरपेक्ष माप होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है सापेक्ष माप। सापेक्ष माप जहां गुणांक का नाम होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, जहां गुणांक का नाम होगा, चाहे कोई भी चीज का हम गुणांक निकालना है, तो जहां गुणांक का आपका नाम होगा वो हमेशा सापेक्ष माप होगा, और जहां गुणांक नहीं लिखा होगा वो निरपेक्ष माप होगा। तो ये ऑप्शन सापेक्ष माप का पूछ रहा है। विचरण गुणांक, गुणांक लिखा है ना, बाकी किसी में नहीं लिखा। ये शॉर्टकट तरीका, ऊपर नीचे कहीं भी दिया हो, किसी का भी नाम दिया लेकिन गुणांक उसमें लिखा है, तो सापेक्ष माप होता है। अगला है, तोरण वक्र की सहायता से, और ऊपर कर देना है, तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। तोरण वक्र समझ रहे हैं ना, ओजाइव कर्व, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तोरण वक्र की सहायता से, थोड़ा एक सेकंड, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? सही है, हाँ, हम पे छूट गया है। तोरण वक्र की सहायता से हम क्या अनुमान लगाते हैं? माध्यिका लगाते हैं भाई, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद डेबिट किया जाए, मतलब प्रोमोटर अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कैश की लिया, कह रहा है उसे डेबिट किया जाएगा। किस खाते में किया जाएगा भाई? बिक्री खाते में ना, पूंजी खाते में ना, आहरण खाते में। तो भाई ये पूंजियों खाते में जाता है, ड्राइंगों में जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, बी सी दोनों, कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों रहेगा। अगला है, निकट धन की निकटता इस पर आधारित है। निकट धन की निकटता किस पर आधारित है? वैधता पर, लाभदायकता पर, मान्यता। निकट धन मतलब होता है एकदम लिक्विड रेशियो। 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है। देखिएगा, जब हम कैश बुक 3 कॉलम वाला बनाते हैं तो जो नगद छूट है इसकी प्रविष्टि पूछ रहा है, कहां पे हम करते हैं? डेबिट में, क्रेडिट में कोई प्रविष्टि नहीं, एक नोट के रूप में। भाई अब यहां तो समस्या है, यहां पे कह रहा है प्राप्त नगद छूट, यदि प्राप्त लिखा है तो क्रेडिट में, अब दिया गया छूट है तो डेबिट में। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन,
काफी हम लोग बढ़ गए आगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण समान अनुपात पे किया जाएगा, एकदम सही है। पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट डीड नहीं बनती है तो बराबर बांटते हैं। अव्यस्त साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करता है, बिल्कुल, जो माइनर होता है वो अपने लाभ में हिस्सा ही प्राप्त करने का अधिकार होता है। साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं, साझेदारी संलेख के आधार पर ही होते हैं। और साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य, ये गलत है भाई, पंजीकरण कहाँ अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित में से एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है, मतलब परफेक्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर्स है उसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है भाई? प्रविष्टि बाधा है, अंतर निर्भरता, बिक्री लागतों में अनुपस्थिति, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। हमको लग रहा है इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बिक्री लागत की अनुपस्थिति। इसको एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन बिक्री लागत की अनुपस्थिति होगी। अगला है, मैकग्रेकर ने प्रतिपादित किया, मैकग्रेकर एक्स वाई सिद्धांत, ये नहीं किया था एक्स वाई सिद्धांत, एक्स थ्योरी वाई थ्योरी, मोटिवेशन का है ये, ठीक है। एक्स थ्योरी क्या कहता है? वो डरपोक होता है, काम के प्रति उसका लगाव नहीं रहता। वाई सिद्धांत काम के प्रति मोटिव रहता है एकदम। अगला है 104 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, क्या यह सही दिख रहा है आपको? यह गलत दिख रहा है। बुक कीपिंग का कहाँ एक्सप्लेनेशन होला होता है? व्यापारिक लेन देन का अपलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला और विज्ञान, ये तो सही है। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलिखित किए जाए, बिल्कुल सही है। पुस्तपालन में लेखा पुस्तकों में अभिलिखित करने की विधि, ऊपर ही वाला गलत है, पहला ही गलत है। फर्नीचर के लिए मांग है, फर्नीचर का डिमांड है, ये क्या है? उपभोक्ता मांग है, अस्थाई मांग है, उत्पादक की मांग है, नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, ए और बी दोनों होगा, ये दोनों डिमांड है। अगला क्या है? ये क्वेश्चन तो अक्सर आता है सारे एग्जामों में। अपहृत अंश माने फॉरफिटेड ऑफ शेयर के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का जो शेष है, पूछ रहा है कहां ट्रांसफर किया जाता है भाई? कैपिटल रिजर्व में है, पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है, बिल्कुल नहीं। पुस्तकों की शुद्धता के तलपट का जांच, वो गणितीय शुद्धता की जांच करता है, पहला ही गलत दिख रहा है। तलपट का उद्देश्य क्या होता है? गणितीय शुद्धता की जांच करना। पढ़ लीजिएगा बाकी पूरा। श्रीमान एक्स टीसीएस के विपणन प्रबंधक है, वे, अब पूछ रहा है कि एक आदमी का नाम है श्रीमान एक्स, एक कंपनी है टीसीएस, ठीक ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कह रहा है उसके ये मार्केटिंग मैनेजर हैं। अब पूछ रहा है कि वे किस लेवल के प्रबंधक है? प्रथम स्तर, मध्य स्तर, शीर्ष स्तर की कोई स्तर का नहीं भाई। मार्केटिंग मैनेजर रहेगा तो कहाँ किस लेवल का रहेगा? टॉप लेवल का थोड़े रहेगा, और लो ही लेवल का है, वो मिडिल लेवल का रहेगा। मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया है, मतलब मैसर्स स्टेशनरी मार्ट एक दुकान का नाम है, कह रहा है द्वारा क्रय की गई, उससे द्वारा स्टेशनरी क्रय की गई। पूछ रहा है स्टेशनरी खरीदा, ये हमारा जनरल एक्सपेंसेस होता है। पूछ रहा है ये किस खाते में जाएगा? तो भाई सामान्य व्यय खाते में जाएगा। ये कोई सामान तो है नहीं, स्टेशनरी मार्ट दुकान का नाम है, वहां से स्टेशनरी खरीदता है, हमारे जनरल एक्सपेंसेस है। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य होता है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाभान ज्ञात करना ना, व्यवसायिक लेन देनों को सही और पूर्ण अभिलेखित करना, यही होता है। ऑप्शन नंबर, कुछ आधा ऑप्शन कट कुट भी गया है इधर उधर, चलिए अब ज्यादा नहीं है। सामान्यतः उत्पादों के विक्रय हेतु आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें, कह रहा है सामान्यतः कह रहा है कि सामान्यतः
उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें बिक्री हुई हो, रोकड़ प्राप्ति हुई हो, आदेश प्राप्ति हुई हो, चेक प्राप्ति हुई। क्या दिख रहा है? उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस दशा में दिखाई जाती है जब रियल में बिक्री हुई हो। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का लक्षण है? मतलब एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का लक्षण है। मोनोपोलिस्टिक, भारी विज्ञापन, गैर मूल प्रतिस्पर्धा, अंतर निर्भर फर्म और मूल प्रतिस्पर्धा। कौन सा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का या प्रतियोगिता का लक्षण है? गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर बी। संविच्छेद विश्लेषण को ऐसा भी माना जाता है। संविच्छेद विश्लेषण को कैसा माना जाता है? लागत मात्रा विश्लेषण। यही पहला ही ऑप्शन सही है। ब्रेक इवन पॉइंट को हम कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इसको ऊपर कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? पूछ रहा है कौन सी अशुद्धि है जो तलपट को प्रभावित करेगी। देखिएगा, पी से प्राप्त 1200 रुपए का प्राप्य विपत्र को प्रविष्टि दे विपत्र दैनिक पुस्तक में 2100 रुपए लिखा है, ये तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। एक दिवालिया देनदार की संपत्ति से प्राप्त 300 रुपया उसके खाते में क्रेडिट कर दिया गया जबकि गत वर्ष में उसे अपलिखित किया जा चुका है, ये भी भाई प्रभावित नहीं करेगी। अगला करा, एक देनदार को 800 रुपया देनदार की सूची में शामिल करने से छूट गई, ये ही प्रभावित करेगी। एक देनदार को 800 रुपये का देना था, उसकी सूची में लिखने से छूट गया। 15 नंबर क्वेश्चन है 115 कि यदि बैंक खाते डेबिट पक्ष में क्रेडिट पक्ष से अधिक है, मतलब कह रहा है कि जो बैंक अकाउंट है हमारा डेबिट पक्ष में क्रेडिट पक्ष से अधिक है, तो यह इंगित किस चीज को इंगित करता है भाई? डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक है, तो पूछ रहा है कि किस चीज को इंगित करता है? बैंक अकाउंट यदि ओवर होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद है, देखिए अगर नगद है, नगद बिक्री को डेबिट किया जाता है। फर्नीचर के व्यापारी है, फर्नीचर नगद बेचा तो हम क्या डेबिट करेंगे? फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर बेचा तो भाई फर्नीचर उसके लिए माल होगा ना, तो क्या डेबिट किया जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा ना, टू सेल्स अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है? आधा नीचे है, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है? देखते हैं क्या है मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य। यहां लिखा है कि मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से, मुद्रा के सामान्य क्रय शक्ति से। यही है, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य मुद्रा की एक सामान्य क्रय शक्ति से होता है। कह रहा है अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कह रहा है अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अब चूंकि यहाँ पे ये भी प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी हो सकता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी 2013 में पूछा गया था। यहाँ पूछ रहा है शार्ट वर्किंग से क्या आशा है, लघु कार्य से क्या आशा है? बताइए। अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य, मतलब रॉयल्टी पर मिनिमम रेंट का जब आधिक्य होता है तो जितना अधिक होगा वो हमारा शॉर्ट वर्किंग होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? धीरे धीरे एग्रीकल्चर का योगदान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे लोग खेती से भाग रहे हैं तो घट रहा है। अगला है विक्रय वही एक अभिलेख है। विक्रय वही एक अभिलेख है, ये किस चीज का अभिलेख है भाई? केवल वस्तुओं की नगद बिक्री का, केवल संपत्तियों की बिक्री का, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का। यही उधार सही है, क्योंकि विक्रय वही में केवल उन्हीं का लेखा किया जाता है जो उधार माल बेचे गए हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रलेखों में से कौन सा प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नगद बिक्री के वाउचिंग के लिए प्रासंगिक नहीं है।
अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहा है। दैनिक बिक्री बही का संक्षेप, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण, यही तो है, कस्टमर को हम महीने का डिटेल भेज रहे हैं, ये बिक्री के प्रमाणन के लिए कहाँ उतना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 23 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि, मतलब किसी व्यवसाय की हमारी इनकम की या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यदि व्यय किया जा रहा है वो हमारा क्या होता है। पूंजी व्यय है, पूंजी हानि है, नहीं। स्थगित आयगत व्यय, नहीं। राजस्व व्यय है, नहीं। यहाँ पे कह रहा है व्यवसाय की आय क्षमता बढ़ाने के लिए क्या, व्यवसाय की इनकम की कैपेसिटी हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और डेली बाई डेली के लिए इनकम क्षमता बना रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और 124 कह रहा है कि धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है या घिरा होता है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो भाई अल्फ्रेड मार्शल मुजमानी याद रखिएगा कि धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, अल्फ्रेड मार्शल। अब किस बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचशील होता है, वो कौन सा मार्केट है या मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें डिमांड हमारी पूर्णतः लोचशील होती है। द्विधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग का 125 क्वेश्चंस वो सारे आप लोग को बता दिए जो 2016 के एग्जाम में टीजीटी में पूछे गए। अब मैं पीछे जो पढ़ाया हूँ 2011 और 13 का, उस पेपर में और इस पेपर के लेवल में देखिएगा काफी डिफरेंस होगा। ठीक इसी तरह अगला जो लेक्चर आएगा वो 2021 का आएगा, उसमें भी समझिए कि इससे कम नहीं है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर ही है। और इस बार जो होगा अब सोच ही सकते हैं स्टैंडर्ड बेहतर ही होगा। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंतर्गत, ठीक ना, बाय।